अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज में आपको खुशामदीद। काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें वाजे हैं क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फ्रेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाजे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात है माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जो जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं। मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूं, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर है, जिसपे सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की, वो तारीखी सबसे ज्यादा। 5 हमारी फसलें हैं क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज्यादा पैदावार। उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज्यादा मिली, यानी खुशहाली भी देहात में सबसे ज्यादा आई। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें, जब एक कौम की जब उसकी दौलत में इजाफा होता है, जब उसकी इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर, उस वक्त के ऊपर ये हमारे खिलाफ साजिश की गई। और तब से अब तक देख लें कि रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं, रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है, एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है जिससे इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो तब हमारे जनाब हमारे जो एलाइज थे उनको भी याद आ गया कि हालात अच्छे नहीं है जी, हुकूमत से वो खुश नहीं है। और हमारे ये जो लोग जिन्होंने हमें छोड़ा, ये भी इन्होंने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए सिंध हाउस के अंदर। तो मैं जो आज चाहता हूं कि अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सबको बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने नेशनल जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। तो मैं ये आज चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जिस वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने जो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इनको, और उसने कहा था कि मुदाखलत हुई है, और उसे अपने ओथ के ऊपर स्टैंड लेते हुए एडजर्न की थी मीटिंग असेंबली की। मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। तब उनको कम से कम, अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए स्टैंड करोगे, तो वो दोनों मुतासर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी, क्योंकि जिस चीज के ऊपर रूलिंग उन्होंने हटाई है वो तो इन्वेस्टिगेट की नहीं। और इसलिए मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ। ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। तो इसके ऊपर इसलिए मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी ओपन इसकी हियरिंग करें। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। जनरल मुशर्रफ ने हाथ खड़े कर दिए थे जब बाहर से धमकी मिली थी कि हमारी जंग में शामिल हो। जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया था जब कोंडालीजा राइस ने मीटिंग की थी उसके साथ और बेनजीर को इकट्ठा किया था, NRO तब हुआ था। ये बैरूनी मुदाखलत थी सारी, जिन्होंने पाकिस्तान ने बड़ी भारी इसकी कीमत अदा की है। 80,000 लोग मरवाए, अपने मुल्क को तबाही, खुद को हमले हो रहे हैं चारों तरफ, कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ऊपर कौम का जाया हो गया, वो एक धमकी की वजह से। और जब इकट्ठा किया कोंडालीजा राइस ने बेनजीर और
मुशर्रफ को तो NRO दिया, उससे 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। तो आज अगर अपनी सॉवरेनिटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम सरबरा धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। तो मैं दूसरी चीज ये चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जो सफारत खाने थे, ये बैरून मुल्क सफारत खाने, कौन कौन लोग इधर ज्यादा जाना शुरू हो गए, कौन से ओपोजिशन लीडर से इन्होंने ज्यादा मुलाकातें की, और सफारत खानों का क्या काम था, उन लोगों को बुलाना जो वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ में खुश नहीं है, उनको बुलाना शुरू कर दिया। जिन्होंने सबसे पहले जो अपने ज़मीर बेचे और जो लोटा हुए, उनको पहले से बनाना शुरू कर दिया था सफारत खानों में। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कैसे पहले से ही मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई, बड़े नामवर सहाफियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। वो मुझे भी सारी खबरें मिल रही थी, हमें भी ये सारा पता चल रहा था जनवरी से, जब ये सारी गेम शुरू हुई थी। हमें ये सारी चीजें पता चल रही थी क्योंकि हमें खबरें आ रही थी कि ये कैसे किधर लंदन में कौन कौन लोगों से मुलाकातें कर रहा है जिधर से ये शुरू हुई थी गेम। तो मैं आज इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जमहूरियत, हमारी आज़ादी के लिए आज ये सबसे बड़ा खतरा बना है। और अगर हमारे इदारे आज नहीं खड़े होंगे इस कौम की खुददारी और आज़ादी के साथ, तो ये तो गुलामों की, करप्ट लोगों की गुलामी के अंदर हमें ही नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को का मुस्तकबिल खतरे में। मैं ये दूसरी चीजें पूछना चाहता हूं आज कि जब ये लोग इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और इन्होंने अपने हलकों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे सुने, इन केसेस को डे टू डे बेसिस पे इनके हल करें। पंजाब असेंबली में जो हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है। जिस तरह वो पुलिस को अंदर भेजे, हमारी बेचारी MP वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर है, इस वक्त डंडे मारे गए, जिस तरह आसिया को, जिस तरह इन्होंने किया पंजाब असेंबली में और जिस तरह की हरकतें की गई, ये क्या कोई जमहूरियत है? और फिर जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, क्या हम अपनी सारी कौम के सामने इजाजत देंगे इस तरह की चीज को कि किसी मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कब्रों में बंद करके बकरियों की तरह और इनको खरीद रहे हैं? कभी यहाँ कहीं हुआ है? तो मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमीशन को रिजाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता है तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक जज केस सुनता है तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज के ऊपर उसको एतमाद नहीं, तो वो रिक्यूज करता है अपने आप को। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, और जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। और इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूंगा कि 63A इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का आदमी पॉलिटिक्स में आएगा, अपने ज़मीर इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स और हमारी जमहूरियत की नेगेशन। मैं आखिर में आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हम अनाउंस किया, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 3 सबसे बड़े वेन्यूज़ पेशावर 4 वेन्यूज़, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, सबसे बड़े वेन्यूज़, जो ये 11 पार्टीज उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं कोई भर सकती, वो चंद दिनों के अंदर सारे वेन्यूज़ के अंदर इस तरह के क्राउड आए हैं, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया। लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है। और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज्यादा क्रिमिनल लोग, जमानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो जमानत पे लोग हैं।
जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिरा इधर उधर, जिस तरह ये सवाई फीते काटने का और इसको पता ही नहीं है, इससे सवाल ये पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस है इसके। कैसे हो सकता है कि ये आप बैठ के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड चलते थे वहाँ LDA में जो उन्होंने लूट मार की थी लाहौर में, उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट ECL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, जमानत पे भी है। ये कहाँ दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी ECL पे डाल दे, क्योंकि मैं वैसे बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन इनको इतना खौफ क्यों होता है बाहर जाने का? इसलिए कि पैसे बाहर पड़े हैं, जायदादें बाहर पड़ी हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, दुगना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गाँव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुँचा दिया, अपने सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। चलो पहले जिन अदालतों ने रात को 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद रेफर किया, और हमजा शहबाज की जो बतौर वज़ीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखिए हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिल मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बिके हैं और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हियरिंग करके इनके केस नहीं सुनने चाहिए? आपके पास आ रहे सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामे में भी नहीं था और नए वाले इलामे में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामे को भी तस्लीम कर लिया, तो सेंटेंस ऐसी की थी। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये खत छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये खत पहले वज़ीर खारजा से भी छुपाने की, साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफर का बता दूँ। ये जो मुरासला है, देखिए ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोटे के हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शान चित होकर उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। लंदन में नया पाकिस्तान बना है सर, 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे जरा कमेंट करें। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। बस असल में ये बात नहीं है, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। इनको कोई शर्म ही नहीं आती कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ में बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके खानदान के नजर ही किसी को ना आए, सारे खानदानी ऊपर आके बैठ गए। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टीज में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियां क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के, और दोनों के अंदर दोनों जमानत के ऊपर है, 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है, तो कोई इनको नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाए, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है, वो बस वो उर्दू अंग्रेजी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं
इससे बड़ी साजिश क्या है? आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, ईवीएम मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है, फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो ज़िमनी इलेक्शन करके वो इस तरह की भी चीजें करें। तो इस सारी सूरत हाल में आपका राय क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया जाए? इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से, क्या कहिएगा? देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन कम से कम माफी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट देखें, मैं आपको दोनों चीजों का पहले बताऊं। देखें, ईवीएम मशीन्स का हमने क्यों कहा था? ईवीएम मशीन्स का जो अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हियरिंग हुई थी उस पर, अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, ईवीएम मशीन ले आए। ये जुडिशल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब एक में था। रिजेक्टेड वोट्स सबका एक है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। हमारी दौर में सबसे ज्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। टोटल IMF से पैसा मिला 6 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है। आप हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब 2 चीजें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके धांधी से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका, RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो। ये और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर, जाली वोट्स। ये सारा कुछ खत्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसला सबके सामने है, हम सच दुनिया के सामने लाएं।